आप लोग जान गए हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित का मतलब क्या होता है? दोनों का मिला हुआ। कौन दोनों का? समाजवादी और पूंजीवादी। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है, क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था। किस प्रकार के? मिश्रित। और कहा जाए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील है। विकासशील का मतलब क्या? अब ये विकसित नहीं हुआ और पिछड़ा भी नहीं, मतलब विकास की ओर अग्रसर है, आगे की ओर बढ़ रहा है। मतलब धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था विकसित की ओर आगे बढ़ रहा है। तो जो देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ता है उसी को कहा जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था। तब विकासशील अर्थव्यवस्था में अपना देश भी भारत की अर्थव्यवस्थाएं कैसी है? विकासशील। अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित, अर्थव्यवस्था कैसा? विकासशील। यही बात को आज हम लोग को देखना है। भारत की अर्थव्यवस्था बता दिए। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे बड़े बड़े दो और देश हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था बड़ा है। और अर्थव्यवस्था के आकार में देखा जाए तो भारत का तीसरा स्थान है पूरे विश्व में। तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में तीसरा स्थान पर है। तो हम लोग इसे कहें कि यह विश्व की अर्थव्यवस्था की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरे स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो रकबा है, जो एरिया है, वह 7वें स्थान पर है। पूरे विश्व में भारत 7वें नंबर पर आता है। किस हिसाब से? क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल मतलब क्या? जो रकबा है, कितना दूर में भारत फैला हुआ है, इसका जो फैलाव है, इससे बड़े 6 देश है जो इससे बड़े हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। उसके बाद है कि जनसंख्या की दृष्टि से जब देखा जाता है तो जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरे स्थान पर आता है। एक देश है जिसकी जनसंख्या भारत से ज्यादा, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत दूसरे नंबर पर आता है और क्षेत्रफल के आधार पर यह 7वें नंबर पर आता है। अब भारत जो जितना जगह छेक रखा है, इस पृथ्वी पर जितना जगह भारत छेके हुए है वह भारत का क्षेत्रफल है। पूरे दुनिया में उसका प्रतिशत निकाला गया विश्व में, तो वह प्रतिशत निकल करके आता है 2.4%। बहुआ कभी कभी भारत का क्षेत्रफल परीक्षा में पूछ देगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो कहेंगे पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। ऐसे आप लोग को किलोमीटर में पहले से हम बता चुके हैं, पता है? पता होगा किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल कितना है? पूरे किलोमीटर में देखा जाए तो यहाँ कितना आता है? 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। पूरे क्षेत्रफल में देखा जाए किलोमीटर में तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जब प्रतिशत में निकाला गया तो कितना निकल कर आया? 2.4%। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग जनसंख्या। तो जनसंख्या जो है भारत में पूरे विश्व की जनसंख्या से जब तौला जाए तो देखा जाता है कि 17% आता है। पूरे विश्व की जनसंख्या के आधार पर इसका मापन होता है तो कितना आता है? 17 कभी कभी आप लोग के परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा 17.5%। सही है, 17.5% है, लगभग में लिखे। यहाँ है 2.42%, लगभग में लिख दिया है 2.4%। क्या चीज? क्षेत्रफल। और जनसंख्या प्रतिशत में देखे तो कितना है? 17, लगभग में 17%। ऐसे भारत के कुल जनसंख्या यह 2011 की जनगणना के आधार पर यह तय हुआ था। तो हम लोग भारत की जब अर्थव्यवस्था देख रहे हैं
तो भारत के उसमें आकार भी देख लिए, जनसंख्या भी देख लिए, अर्थव्यवस्था बउआ देश की आकार और उसमें रहने वाले लोगों की यानी कि जनसंख्या पर भी निर्भर करता है। जहाँ की जनसंख्या कम होगी, एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? जनसंख्या कम है, जो भी विकास होगा वह तेज गति से विकास होगा, और जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ पर विकास धीमी गति से होगा। तो यह देश की अर्थव्यवस्था पर यह दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसका? देश की क्षेत्रफल का और जनसंख्या का। तो हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो इसमें भारत की क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या को जानना जरूरी है। देखना आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। भारत की जो अपना देश की अर्थव्यवस्था है, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। वह क्या क्या है? कृषि की प्रधानता। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? कृषि की प्रधानता। बउआ कृषि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हम लोग की अर्थव्यवस्था में। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए कहा जाता है क्या कि कृषि की प्रधानता है, इसकी विशेषताएं है। जानते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जिस अर्थव्यवस्था पर भारत चल रहा है, भारत के लोग जो आश्रित है, उस अर्थव्यवस्था में कृषि के क्षेत्र से 53% योगदान मिलता है। 53% योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में केवल और केवल कृषि क्षेत्र से, मतलब आधा से अधिक। टोटल प्रतिशत 100% होता है ना, तो उसका आधा कितना होगा? 50%। उससे भी अधिक, आधा से अधिक योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में किसकी है? कृषि का है। इसीलिए इसकी भारत की जो मुख्य विशेषताएं हैं अर्थव्यवस्था की, वह क्या है? कृषि की प्रधानता। मतलब जिस देश में कृषि सर्वोच्च होता है, कृषि पर आश्रित होता है, वहाँ की अर्थव्यवस्थाएं में कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम लोग के भारत में ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत की जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या का 70% लोग कृषि पर ही आश्रित है, जो कि कृषि कार्य करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो पूरी जनसंख्या का 70% लोग कृषि पर आश्रित है। तो कृषि से ही ना उसका आय भी होता है, कृषि से ही ना सारा काम चलता है, उसका दुनिया चलता है। तो बहुत सारे लोग जो कृषि पर आश्रित है, कृषि से आय करके अपना जीवन यापन करते हैं, कृषि उत्पादन करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। तो कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य विशेषताएं यह है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता दी गई है। कृषि ही प्रधान है। उसके बाद है प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय। मतलब भारत में जितने भी लोग हैं, उसमें से प्रति व्यक्ति कम से कम कितना कमाता है, वह भी निर्भर करता है भारत की अर्थव्यवस्था में। प्रत्येक व्यक्ति पर जो आय निकाला जाता है कि प्रति व्यक्ति कम से कम कितना इनकम करता है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। आगे है बढ़ती बेरोजगारी। बढ़ती बेरोजगारी भी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती है। जिस देश में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, उस देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होते जाएगी। बेरोजगारी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या? लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग कमाएगा नहीं, लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं होगा, और आय का साधन नहीं होगा तो बेरोजगार कहलाएगा। और जब बेरोजगारी की समस्याएं होगी तो स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होगी, अर्थव्यवस्था नीचे आ जाएगी। तब भारत में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए यह विकसित की ओर तो है, लेकिन एकदम धीरे धीरे कछुआ की तरह। कछुआ की चाल देखे है ना, कछुआ और खरगोश की चाल की कहानी बचपन में पढ़े हम लोग ना, तो वही बात यहाँ पर है। भारत की अर्थव्यवस्था का जो रफ्तार है बिल्कुल कछुए की तरह।
तो कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और बढ़ती बेरोजगारी खास करके अपने देश भारत की अर्थव्यवस्था की यह मुख्य विशेषताएं होगा। अर्थव्यवस्था को बढ़िया से जानने के लिए इसे फिर से विभाजित किया गया 3 क्षेत्रों में। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद है द्वितीयक क्षेत्र और उसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 क्षेत्रों में। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। 3 क्षेत्र में बांटा गया था। किस क्षेत्र में किसे रखा गया? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है कृषि को। किसे रखा गया है? कृषि। कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां। कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आए। उद्योग मतलब कल कारखाने जिससे वस्तुएं की उत्पादन होती है, उसे रख दिया गया द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र में किसे रखा गया है? सेवा के क्षेत्र को रखा गया। कौन से क्षेत्र को? सेवा के क्षेत्र को। सेवा के क्षेत्र को रख दिया गया तृतीयक क्षेत्र। उद्योग के क्षेत्र को रख दिया गया द्वितीयक क्षेत्र। कृषि एवं कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां होगी उसे रख दिया गया प्राथमिक क्षेत्र। बहुआ 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहीं से बन गया। परीक्षा में पूछता है प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? ऑप्शन रहेगा कृषि, उद्योग, सेवा, इनमें सभी। क्या चुनेंगे हम लोग? कृषि। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? उद्योग, कल कारखाने। तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा के क्षेत्र। अब हम लोग जानेंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या क्या होता है, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या आता है, उद्योग के क्षेत्र में क्या क्या आता है। इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में आता है मतलब कृषि कार्य तो सब लोग जानते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना कहाँ आता है? कृषि में। मतलब जो हम लोग भूमि से प्राप्त करेंगे उसे क्या कहेंगे? कृषि। कृषि कार्य। उसके अलावा भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो कृषि के अंतर्गत आता है, जैसे वो पशुपालन करना, वह भी आ गया कृषि से संबंधित गतिविधियां। जब कोई व्यक्ति पशुपालन का कार्य करेगा तो कहेगा कि वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र। वो पशुपालन करेगा तो वह पशुपालन कर रहा। अच्छा, वह आप लोग समझेंगे कि वह एक व्यवसाय किया ना। हाँ, व्यवसाय है, लेकिन वह व्यवसाय आश्रित किस पर है? कृषि पर। पशु को क्या खिलाएगा? चारा ना। तो चारा कहाँ से लाएगा? कृषि से। तो कृषि कार्य भी आ जाता है। कृषि कार्य नहीं, पशुपालन का कार्य जो आ जाता है वह कृषि से रिलेटेड है। इसीलिए कहा गया क्या चीज? मतलब पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। मत्स्य बोले तो मछली पालन। अच्छा, लोग मुर्गा पालन करता है ना, बकरी पालन करता है ना, गाय पालन करता है ना, यह सब आ जाता है क्या? कृषि से ही संबंधित। मतलब उस सभी को चारा के लिए क्या चीज से प्राप्त होता है? कृषि से। अब कहता है कि मुर्गी पालन जो होता है उसके लिए कृषि से नहीं आता है, घास उस नहीं आता है उसको खिलाने के लिए। हाँ, गाय पालन, बकरी पालन के लिए घास चारा चाहिए, इसके लिए दाना। दाना कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से ही ना। गेहूं मक्का प्राप्त होता है, वही गेहूं मक्का को ना पीस करके कुछ उसमें पौष्टिक आहार मिलाया जाता है ताकि उससे विटामिन ज्यादा मिले, जल्दी वह बड़ा हो जाए। जो दाना तैयार होता वह दाना कहाँ से आता? कृषि से ना। तो वह सब आश्रित है किस पर? कृषि पर। इसलिए कृषि कहे, मत्स्य पालन कहे, पशुपालन कहे, मुर्गी पालन कहे, वानिकी कहे, खनन उत्खनन कहे, यह सब आश्रित है कृषि पर। और यह सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। खनन उत्खनन में क्या आता है? जमीन के अंदर से कभी कभी खनन होता है। कौन कौन से खनन? कोयला का खनन, तेल का खनन, डीजल पेट्रोल, इस सब का उत्खनन होता है ना जमीन के अंदर से ना। लोहा, यूरेनियम, बहुत ऐसे धातु यानी कि पदार्थ जो होता है, तत्व होता है, उसका भी उत्खनन जमीन के अंदर से ही होता है। तो वह सब के सब आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर।
अब प्राथमिक क्षेत्र के बाद आता है क्या चीज? कृषि। द्वितीयक क्षेत्र। कि द्वितीयक क्षेत्र पूरा का पूरा आश्रित है प्राथमिक क्षेत्र पर। द्वितीयक क्षेत्र आश्रित है प्राथमिक क्षेत्र पर। बड़ा बड़ा उद्योग लगाने के लिए, उद्योग को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए विद्युत चाहिए ना, या ईंधन के रूप में कोयला चाहिए ना। तो कोयला कहाँ से आता है? प्राथमिक क्षेत्र से। अच्छा, विद्युत बनाया जाता है, विद्युत बनाया जाता है ना, पानी से विद्युत तैयार होता है, सब लोग जानते हैं। तब विद्युत तैयार करना प्राथमिक क्षेत्र, अब विद्युत का कहीं उपयोग करना द्वितीयक क्षेत्र। यह हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। कोई भी चीज का निर्माण करना, वस्तुओं का निर्माण करना। अच्छा, प्लास्टिक की कोई वस्तु बनता है, प्लास्टिक पहले कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्खनन से। जमीन के अंदर से यूरेनियम प्राप्त होता है, प्लास्टिक प्राप्त होता है, उसके बाद लोहा प्राप्त होता है। हम लोग लोहा की कोई वस्तु तैयार करते हैं, कोई कंपनी, कोई उद्योग लोहा की वस्तु तैयार करता है ना। लोहा का छड़ हो गया, लोहा का रड हो गया, लोहा के बहुत सारी वस्तुएं तैयार होती है। लोहा कहाँ से आया? उत्खनन से। तो किस पर आश्रित होगा? प्राथमिक पर। अब निर्माण करना है, कोई भी नई वस्तुओं का निर्माण करना है तो औद्योगिक क्षेत्र में आएगा। नव निर्माण, विनिर्माण। विनिर्माण बउआ, यहाँ से तेल का उत्पादन होगा, तेल जमीन के अंदर से तेल का उत्खनन होगा, तो तेल का उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र। अब उसे तेल का नव निर्माण करना, मतलब फिर से निर्माण किया जाएगा, क्या? रिफाइनरी करेगा इसे, तब ना वो जलाने योग्य होगा, ईंधन योग्य। उसमें तो बहुत सारी अशुद्धियां मिला हुआ रहता है ना, उस अशुद्धियों को अलग करके रिफाइनरी करना, मतलब उसे विनिर्माण करना, वो आ गया द्वितीयक क्षेत्र। उसके बाद है विद्युत सप्लाई करना, एक जगह से दूसरे जगह तक विद्युत को पहुंचाना, गैस तैयार करना एवं जलापूर्ति, मतलब जल एक जगह से लेकर के दूसरे जगह जहाँ जल नहीं है वहां पर पहुंचाना, वो क्या है? उद्योग हो गया। हम लोग के गांव में पानी का डब्बा लेकर के आता है बेचने के लिए, तो उसका क्या है? उद्योग है। जल का निर्माण, जमीन के अंदर से जल निकाल लिया, उत्खनन कर लिया, लेकिन उसे रिफाइनरी करके तब उसे जगह जगह पर जल को पहुंचाया जाता है, तो वो उद्योग के क्षेत्र में आ गया। जलापूर्ति करना वो औद्योगिक क्षेत्र में आ जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र समझ गए। और तृतीय क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में होता है क्या चीज? सेवा का क्षेत्र। बउआ, क्या नहीं पढ़ने का मन है? बाहर चल जाओ, गर्मी लग रहा है बहुत, हमको भी गर्मी लग रहा है। बाहर चल जाओ, पंखा चला कर अच्छा से बैठ जाओ। सेवा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र। अब सेवा के क्षेत्र में कौन कौन आएगा? किस प्रकार की चीज आती है सेवा के क्षेत्र में? तो बउआ, सेवा के क्षेत्र में आता है यदि कोई व्यक्ति कहीं काम करे, कहीं काम करे और काम के बदले में उसे कुछ इनकम हो, मजदूरी मिल जाए, तो उसे कहा जाएगा क्या? सेवा का क्षेत्र। सेवा का क्षेत्र क्या समझे? कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा और उस काम के बदले उसे भुगतान प्राप्त होता है, यानी कि पैसे प्राप्त होता है, तो कहा जाएगा क्या चीज? सेवा का क्षेत्र। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हम आप लोग को सेवा दे रहे हैं, हम आप लोग की सेवा कर रहे हैं, क्या चीज? पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, सेवा का काम कर रहे हैं। लोग कहता है कि कभी कभी गांव के बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, पैसा नहीं देते हैं, सेवा हो रहा है, समाज सेवा के, समाज सेवा। आप लोग की आप सेवा कर रहे हैं, सेवा के बदले में आप लोग से 100, 200, 500 रुपया मिलता है, भुगतान प्राप्त होता है कि नहीं? तो हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा, सेवा कर रहे हैं तो हम एक तरह के कर्मचारी कहलाएंगे, कार्यकर्ता कहलाएंगे, काम कर रहे हैं। कर्मचारी कौन होता है? कर्मचारी, कर्मचारी वर्ड का मतलब क्या? वैसे व्यक्ति जो कहीं काम करता और उस काम के बदले उसे कुछ पैसे प्राप्त होता है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्मचारी। हाँ, कोई व्यक्ति कहीं काम करता है और उसके बदले में उसे कोई भी चीज प्राप्त नहीं होता, तब उसका क्या कहा जाता है? कर्मचारी कहलाएगा। तब वह कर्मचारी नहीं, वो फ्री सेवा हो गई। सेवा हो गया किस प्रकार की? फ्री सेवा हो। हाँ, कुछ भुगतान प्राप्त हो जाएगा तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? कर्मचारी। वह कर्मचारी, खास करके लोग कहता है कि कोई व्यक्ति कहीं
जॉब करता है कंपनी में, वह प्राइवेट हो या सरकारी, सरकारी काम करता है सरकार के अंदर, जब सरकार पैसा देती है तो कहा जाता है कि यह सरकारी कर्मचारी। कोई निजी कंपनियों में काम करता है प्राइवेट सेक्टर में तो कहा जाता है क्या, प्राइवेट कर्मचारी कहा जाता है कि नहीं। कर्मचारी क्यों लगा, प्राइवेट में भी काम कर रहा है तो पैसा मिल रहा है, सरकार के अंदर में काम कर रहा है सरकार की तरफ से भुगतान प्राप्त हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, कर्मचारी। कभी कभी कोई कोई व्यक्ति कर्मचारी नहीं कहलाते, हाँ डॉक्टर कर्मचारी है कि नहीं। डॉक्टर हम लोग की सेवा करता है ना, सेवा के बदले में पैसा लेता है तो कर्मचारी आया। लेकिन वही डॉक्टर अपने घर पर बैठ जाए और अपने बच्चे की बुखार मार, बीपी चेक कर और अपने बच्चे को इलाज कर, दवा खिलाए, सुई देगा, उसके बदले में उसे पैसा मिलेगा? उस स्थिति में वह कर्मचारी नहीं, वह सेवा की। किस प्रकार का, फ्री से। अपने बच्चे की इलाज करेगा, अपने बच्चे से पैसा लेगा, वो सेवा हुआ, कर्मचारी नहीं हुआ। हाँ वही डॉक्टर जब अस्पताल में लोगों की सेवा कर रहा है, पैसा मिल रहा है, वहाँ पर सेवा करता है किस रूप में, कर्मचारी। समझ में आया। तब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, सेवा का क्षेत्र। अब सेवा के क्षेत्र में बहुत आता है, बहुत प्रकार की सेवाएं होती है। देखते हैं हम लोग शिक्षा एवं चिकित्सा। शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र